गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समान आधारित विषय कक्षा 12 का पाठ नंबर 4 पर्यावरणीय संरक्षण पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के बारे में तो पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी पर्यावरण को डिफाइन करना हो तो लिखना है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब हो गया चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ, अर्थात जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति सभी चीज ये आ जाती हैं। इससे पहले जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में बताया जा चुका है। तो आज हम देखते हैं कि अभी तक हमने पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का जो अध्ययन किया है वो क्या है। ये पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो क्या है। एक तो पर्यावरणीय स्रोतों को बढ़ाना है, और पर्यावरणीय असंतुलन और पर्यावरणीय स्रोतों की समाप्ति। तो पर्यावरणीय संरक्षण, पहले संरक्षण से मतलब समझ लीजिए। संरक्षण का मतलब है बचाव, कैसे बचाव करें। और जैसे हम यहाँ पर्यावरणीय संसाधन की बात कर रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों का हम बचाव कैसे करें, उनको हम संरक्षण कैसे प्रदान करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पेड़ पौधों का जो इस्तेमाल हो रहा है इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी के साथ में, और उसका बचाव भी करें, और उसको फिर पुनः लगाने के, पुनः स्थापित करने के प्रयास भी करें। तो पर्यावरण संरक्षण जो है आज विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय संरक्षण का मतलब है कि पर्यावरण के विभिन्न स्रोतों जैसे कि भूमि, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, खनिज, वन, ऊर्जा, इन सब का हम कम से कम उपयोग करें, और उनको वेस्ट बिल्कुल ना जाने दें। उनकी उपयोगिता हम जो है बनाए रखें। तो ये सारी जो चीजें हैं, भूमि, जलवायु, वनस्पति, मृदा, खनिज, वन, ऊर्जा, ये सब आदि सब जो है ये पर्यावरणीय संसाधन है। इनका हमें बचाव कर, करना है। बचाव वही पर्यावरण संरक्षण है। जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि हम मान लिया वन काटते हैं, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। बाढ़ आने लगती है, अकाल पड़ने लगता है, वर्षा नहीं होती है, तापमान बढ़ जाता है, मौसम में परिवर्तन आ जाता है, भूस्खलन बढ़ जाता है, भूमि के अंदर का जो जल है उसके स्तर का नीचे गिर जाता है। तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दूसरे तो मृदा को रासायनिक उर्वरक पिला करके, हम कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग करके हम जो मृदा है उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं। मृदा को, जल को और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। मानव मानव को ही इस पे जो है इसका प्रभाव पड़ता है, मानव को ही इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है, ये बात हमें समझनी चाहिए। बिना पर्यावरण के न तो मानव है और न मानव के बिना पर्यावरण है। तो आज से 1960-70 की 1860-70 के दशक में ये समस्याएं नहीं थी। पर्यावरण की या पेड़ पौधों की या वृक्षों की समस्याएं नहीं थी। उस समय हम जो नदियां थी, नदियां भी बड़ी साफ हुआ करती थी। और उससे पहले जो हमारी संस्कृति थी उसमें ऋषि मुनि जो है वृक्षों को बहुत महत्व देते थे, उनकी पूजा भी करते थे, नदियों की भी पूजा करते थे। यानी कि जो पर्यावरण
के जो ये संसाधन है इनको वो देवताओं के रूप में पूजा करते थे, उसको महत्व समझते थे वो। लेकिन जैसे जैसे आदमी का विकास होता गया है वैसे वैसे ही जो है पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। संरक्षण की आवश्यकता के उत्तरदायी, यानी कि जो संरक्षण की आवश्यकता है और उसके लिए उत्तरदायी क्या क्या है। अति तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, जो हमारे देश में, क्या विश्व में ही जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खास करके हमारे देश में। तो उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है। उससे ये हो रही है कि जो खेती के लिए भूमि है शहरों के आसपास की, उनमें तो घर बनते जा रहे हैं, नगर बढ़ते जा रहे हैं, भूमि कम होती जा रही है। अब जो पेड़ पौधे वन हैं उनको काट करके हम खेती योग्य भूमि बना रहे हैं, तो इससे जगह कम पड़ती जा रही है। और इसका जो प्रभाव है वो पूरे पर्यावरण पे पड़ रहा है। आज हम देखें, भारत के पास पूरे विश्व का 2.42% भूमि है, पूरे विश्व की। और जनसंख्या देखें तो वो 18% है। तो इस तरह से भारत में जो जनसंख्या का जो बढ़ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। उसके अलावा जो है उनकी जो आवश्यकताएं हैं भोजन संबंधी पूरी करने के लिए, वो क्या करेगा फिर आगे, फिर जो है जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटेगा, भूमि बढ़ाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। और यही सब चीजें जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। औद्योगिकरण दूसरा कारण है। औद्योगिकरण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिकरण बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं का युग है, और जितनी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं उतना ही औद्योगिकरण बढ़ रहा है। जितना औद्योगिकरण बढ़ रहा है उतना ही पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है। तो इन सब चीजों के जो ये है पर्यावरण के संसाधन, भूमि, मृदा, पशु संपत्ति, खनिज, इनका जो है दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। तो आज संरक्षण के लिए जरूरत है कि इनका सही से उपयोग हो, बर्बादी बिल्कुल ना हो, और पर्यावरण को बचा के रखे। अब एक मैं बात बताऊं कि भाई जैसे कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाना चाहता है। तो ये पर्यावरण भी संपत्ति है, ये भी हम अगली जनरेशन को दे के जाते हैं। अगर हम इसको प्रदूषित करके जाएंगे और पैसा बच्चों को दे के जाएंगे तो वो पैसा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण जो है इस तरह इतना खराब हो चुका होगा, उस पैसे से कोई लाभ नहीं होगा, तो वो जी नहीं पाएंगे, तो फिर उस पैसे का इस्तेमाल क्या करेंगे। भौतिक रहन सहन, भौतिकवादी रहन सहन आजकल बढ़ता जा रहा है। पहले ऋषि मुनि जो है बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, उच्च विचार रखते थे। आजकल हम देख रहे हैं कि रहन सहन का स्तर जो है बहुत ज्यादा हो गया है, और जो विचार हैं वो निम्न पहुंच गए हैं, उल्टा हो गया उसका बिल्कुल। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम प्रकृति का इस तरह से शोषण कर रहे हैं कि हम प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचते ही नहीं। तो यही कारण है आज नई नई बीमारियां फैल रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की जो उम्र है वो कम होती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हम बात करें पर्यावरण संसाधनों की आवश्यकता और महत्व के बारे में, कि जो पर्यावरणीय संसाधन है वो क्यों आवश्यक है और उनका महत्व क्या है। आज कोई भी हमारी आवश्यकता ले लीजिए, पहले भी चाहे ले लीजिए, कोई भी आवश्यकता बिना प्राकृतिक संसाधनों के पूरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें से कोई सी भी आवश्यकता बता दीजिए जो बिना पर्यावरणीय संसाधनों के पूरा हो सकती है, एक भी नहीं है। तो इसलिए पर्यावरण संसाधनों का की आवश्यकता समझ गए होंगे, और साथ साथ महत्व भी समझ में आ गया होगा कि इनके बिना
जीवन कुछ नहीं है। तो इन्हीं के संबंध में भगवत गीता में कहा था कि वन हम सबको जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए वनों की सदा रक्षा करनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ योजनाएं बनाता है, पंचवर्षीय योजना आयोग ने भी ये कहा था कि भारत में वन विभिन्न प्रकार की जलाने की लकड़ियों के साथ तथा विभिन्न संपत्तियों के स्रोत हैं, जो कि सुरक्षा तथा संचार के निर्माणकारी उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो वन जो है हमारी सुरक्षा संचार के निर्माणकारी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। ये चरागाह के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि पशुओं के चारे के रूप में। वन पहाड़ी भूमियों को जल संरक्षण तथा समतल भूमि को वायु संरक्षण से भी वायु क्षरण से भी बचाते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो वायुमंडल को भी हमारे बचाते हैं, वायु को दूषित होने से भी बचाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि पहले जंगलों में ही रहते थे, वृक्षों को मित्र समझते थे, माँ को नदियां समझते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। और उस समय न तो वायु प्रदूषित थी, न मिट्टी प्रदूषित थी, और ना ही किसी और तरह का प्रदूषण था, जल प्रदूषण था। तो आज जो ये प्रदूषण सब बढ़ा है, ये सब व्यक्ति की जो भौतिक सुख सुविधा पाने की जो लालसा है, या विकास के रूप में वो अंधा हुआ जा रहा है, ये सब इसकी वजह से है। अब हम उदाहरण के लिए लें कि एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री ने मान लिया 1000 लोगों को रोजगार दिया, तो काम धंधा मिल गया और उनकी आमदनी बनी, उनको जीने का साधन मिल गया। लेकिन वो जो फैक्ट्री जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, वो कहीं इससे ज्यादा हमसे नुकसान पहुंचा रहे हैं हम उसको। तो हमें कंपनी लगानी चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपनी ना लगाएं तो हमारा विकास नहीं होगा, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो कंपनी से जो गंदा पानी निकल रहा है उसको, या वायु निकल रही है उसको, हमें धुआं निकल रहा है उसको हमें साफ करके के वायुमंडल में डालना पड़ेगा। तो हम पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं, अपनी उन्नति भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा बहुत कम हो रहा है, और हो भी रहा है तो वो केवल दिखावे के लिए या नाम मात्र के लिए हो रहा है। औषधि विज्ञान के जो गुरु हैं वो गुरु चरक माने जाते हैं। चरक संहिता जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जीवन के लिए शुद्ध वायु, जल और मिट्टी ये जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। एक वृक्ष को काट डालना आसान है, परंतु उस वृक्ष को उगाने में, बड़ा करने में पीढ़ियां गुजर जाती। शुद्ध पर्यावरण शुद्ध मस्तिष्क का प्रतीक है। यह भी है कि अगर पर्यावरण साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। औद्योगिक विकास ने हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर डाला है। भारत सदा से मानता आया है कि अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात पशुवध को या किसी भी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करने को पाप समझा गया है हमारे इसमें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और भौतिकवाद की दौड़ में आदमी इतना अंधा हो गया है कि वो पर्यावरण के बारे में सोचना ही उसने छोड़ दिया। यही कारण है कि वातावरण में ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, जिसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि गर्मी हो गई है और लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण कानून, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून नहीं बनाए हैं, कानून भी बना रखे, सब कुछ है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा, उनका इम्प्लीमेंटेशन
नहीं हो रहा है, कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो है ये 19 कानून दिए हुए हैं, जिनमें द वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1974 है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 81 है। भारतीय दंड संहिता जो है उसमें भी बहुत सारी धाराओं में पर्यावरण से संबंधित कानून दिए गए हैं। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। द माइंस एंड मिनरल एक्ट है 1947 का। दामोदर वैली कारपोरेशन 1940 का एक्ट है। द फैक्ट्री एक्ट पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड का है 1948 का। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1953 का। द उड़ीसा एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट है। द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट है 1953 का। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है 1954 का। द यूपी एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट 1954 का है। द रिवर बोर्ड एक्ट है 1956 का। द गुजरात स्मोक न्यू संगरू एक्ट 1963 का। द राजस्थान नायज कंट्रोल एक्ट है 1961 का। द बीडी एंड सिगार कंट्रोल एक्ट 1961 का। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो रेडिएशन होता है एटॉमिक एनर्जी से, उसके संबंध में 1971 में एक्ट बनाया गया था। द दिल्ली रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लैंड यूज एक्ट 1964 में बनाया गया था। द एंशिएंट झांगडूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल सिटीज एंड रिमेक्स एक्ट 1958 में बनाया गया था। तो इससे पता चल रहा है कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर कानून बनाए हैं। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, और इसके अलावा 1865 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था, और 1972 में राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय समिति बनाई गई। जल प्रदूषण अधिनियम, पर्यावरण में जल प्रदूषण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। वायु प्रदूषण विकिरण एवं संसाधन विधेयक 1986 में बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनाए गए, कानून बनाए गए हैं। अब जैसे हम बात करें, गंगा सफाई अभियान भी चला गया था, 482 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए थे। यमुना सप्लाई अधिनियम बनाया गया था, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनाए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका सही से लागू नहीं हो पा रहा। आज जो कोरोना चल रहा है, जिसके कारण ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसी के संबंध में देखें, उसके संबंध में जो लॉकडाउन हुआ है, इन इन लॉकडाउन में गंगा और यमुना इतनी साफ हो गई हैं कि मुझे लग रहा है कि पिछले 40 सालों में नहीं इतनी साफ हुई होंगी। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? सब औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। और औद्योगिकरण से जो ये पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेकर के शुरू कर देते हैं, उसके सभी जो निर्देश हैं, जो कानून है, उनका सबका पालन नहीं किया जाता है, इसलिए ये प्रदूषण औद्योगिकरण से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक आज इस बात पर बल दे रहे हैं कि मानवीय क्रिया का प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण पर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है प्रदूषण हो रहा है। विश्व स्तर तथा स्थानीय स्तर पर ये सब जगह यही काम हो रहा है। इस प्रकार जो पर्यावरण की गुणवत्ता है वो गिरती जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जानकारी मनुष्य पर्यावरण अंतःक्रियाओं के प्रति अधीन होने लगी है, तथा विश्व स्तर पर पर्यावरण की समस्याएं पैदा होने लगी हैं। उसको रोकने के लिए, बचाव करने के लिए विश्व स्तर पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा पर्यावरण की समस्याओं को उत्पन्न किया गया है।
यह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनका लक्ष्य पर्यावरण की अंतःक्रियाओं तथा पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन करना है और उनमें उनमें सुधार लाना है, उनको दूर करना है। जून 1982 में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 178 देशों ने भाग लिए थे। 178 देशों के 30,000 लोगों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रतिनिधियों ने, वैज्ञानिकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने, पर्यावरणविदों ने, इन्होंने भाग लिया था। तो पर्यावरण बोध और पर्यावरण के प्रति चेतना, ये आसान काम तो है नहीं, लेकिन ये दिया जा रहा है और इसके बिना बताया जा रहा है कि हमारा जीवन भी संभव नहीं है और ना ही हम ठीक से जी पाएंगे। तो विश्व स्तर पर पर्यावरण जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP बनाया गया था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 3 अप्रैल 1992 में। इस महोत्सव में पर्यावरण से जुड़े विविध पक्षों पर विचार विमर्श किया गया, जानकारियां दी गई। पर्यावरण जागरूकता के संबंध में प्रथम सम्मेलन 4 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका रियो डी जेनेरो सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई जो महत्वपूर्ण थे वो ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा, मौसम परिवर्तन, ओजोन परत की अल्पता और उसका बचाव, पर्यावरण प्रदूषण के उपाय सोचना। ये आज जो है हम जो ओजोन परत की बात करते हैं, ओजोन परत की जो हानि हो गई थी, काफी बड़ा होल हो गया था। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो ये सब औद्योगिकरण सब ठप है, पूरे विश्व में सब बंद है, उसके कारण जो है ओजोन परत ने अपनी रिकवरी कर ली है, काफी हद तक वो भर गई है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, औद्योगिकरण के कारण है। खनिज संपदा की सुरक्षा के उपाय, जैव विविधता और संरक्षण, जलीय संसाधनों की सुरक्षा के उपाय करना, वन विनाश की समस्याओं से निपटना, भूक्षरण, मरुस्थलीय और सूखे से बचाव कैसे हो सकता है, समुद्र तथा सागर तटीय क्षेत्रों की रक्षा कैसे हो सकती है, जैविक संसाधनों का उचित उपयोग और विकास कैसे हो सकता है, विषाक्त धुआं विसर्जित करने वाली वाहन जो है उन पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, जैव तकनीकी और जहरीले अवशिष्ट पदार्थों से जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है, गरीबी निवारण तथा पर्यावरणीय क्षति को कैसे रोका जा सकता है। तो रियो घोषणा पत्र जो है 21, ये 21वीं शताब्दी में पृथ्वी को पुनः हरा भरा बनाने का प्रसिद्ध एक दस्तावेज है, जिसमें एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडे में पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत और सुरक्षित इन्वायरमेंट, पर्यावरण की को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए और टिकाऊ विकास करने के लिए इस पे जोर दिया गया कि हम विकास को ऐसा करें, इस तरह से करें कि जिससे हम हमारा जो पर्यावरण है वो मजबूत रहे, सुरक्षित रहे और हमारा विकास भी होता रहे। इसके प्रथम खंड में गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नीति, स्वास्थ्य देखभाल, महिला शिक्षा, युवाओं तथा अविकसित मानव समुदाय के विकास पर जोर ये दिया गया। द्वितीय खंड में भोजन सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल को शामिल किया गया। तीसरे में शुद्ध जल स्रोतों की सुरक्षा, समुद्रों की सुरक्षा, विषाक्त रसायनों तथा सुरक्षात्मक प्रयोगों तथा रेडियोधर्मी पदार्थों की सुरक्षा आदि को शामिल किया गया। चौथे खंड में एरेसोल के छिड़काव पर रोक, वनों का संरक्षण एवं उचित उपयोग तथा भूमि उपयोग से संबंधित विविध बातों को शामिल किया गया। शिखर सम्मेलन में पृथ्वी रक्षा कोष हेतु 625 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था कि इतने पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 625 अरब डॉलर जुटाए जाएंगे। 1998 में 48 देशों के 300 वैज्ञानिकों ने टोरंटो सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया था और इसमें जो विषय रखे गए थे
ये थे कि मौसम का बदलाव, अत्यधिक गर्मी, सूखा, पानी की कमी, बर्फीली चोटियों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठना। देखा होगा कि जब वातावरण में तापमान बढ़ता है तो बर्फ पिघलने लगती है। और वातावरण का तापमान क्यों बढ़ता है? वातावरण का तापमान जो है ऑक्सीजन कम होने से वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से बढ़ता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो इन बातों पर उसमें विचार किया गया और बताया गया कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने के कारण बता दिए। और समुद्रों में जो बर्फ जमी रहती है, जो ध्रुवों पे हमारे बर्फ है, वो भी आज पिघल रही है। वो इसलिए पिघल रही है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। और जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ, समुद्र का तल बढ़ेगा, यानी कि समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र है वो डूब जाएंगे। तो ये गंभीर चिंता का विषय था। तो इसी के तहत इंदिरा गांधी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 1983 में इसमें कहा था कि अधिक जनसंख्या गरीबी गरीबी को बुलावा देती है और गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है। तो जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है और गरीबी बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये बात जो है समझनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत में जनसंख्या के लिए कोई रोकथाम नहीं है, बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है लगातार। यही कारण है जिससे जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, बिगड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम, हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? समन्वित ग्रामीण विकास योजना और पर्यावरणीय विचार का समावेश किया जाए, जैसे प्रौद्योगिकी प्रौढ़ शिक्षा, कृषि विस्तार, महिला और शिशु कल्याण इत्यादि सरकारी योजनाओं के साथ साथ में क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय बोलियों में पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए। यानी कि लोगों को उनकी उनकी भाषा में समझाया जाए कि पर्यावरण क्या महत्व रखता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य किया जाए। दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र, फिल्म प्रदर्शन, स्लाइड प्रदर्शनी, पोस्टर, होर्डिंग, नाटक, रैली, कवि सम्मेलन, इन सब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि पर्यावरण का महत्व हमारे लिए क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धर्म संप्रदाय और उसके मानने वाले धर्म गुरुओं और श्रद्धालुओं के माध्यम से भी जो है ये जानकारी लोगों में फैलाई जाए। विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण केंद्रित गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला आयोजित की जाए। परिवार के बुजुर्ग सदस्य सदस्य या सदस्य, दादा दादी, नाना नानी आदि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जीवन समर्पण करने वाली कहानियां सुनाएं, उनमें संस्कार लाएं। ये राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण या जागरूक, राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किए जाते हैं, लोगों को जागृत किया जाता है, जानकारियां दी जाती है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में वांछित सुधार लाया जा सके। पर्यावरण असंतुलित रहा, वहां जैव विनाश हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति, जलवायु, मिट्टी, खनिज उद्योग के संबंध में नीतियां बनाई जा सकती हैं। ये नीतियां पर्यावरण जागरूकता पर ही आधारित होती हैं। तो राष्ट्रीय मापदंडों से स्पष्ट है कि भारत में जंगलों का पर्यावरण विनाश हुआ है, जिसका प्रभाव मिट्टी, वायु, जल स्रोत आदि इनसे सब पे पड़ा है। मिट्टी और जल के उपयोग में भारतवासियों को अधिक सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है। इन दोनों संसाधनों के सम्यक रखरखाव से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही बेकारी और भूखमरी आदि की समस्याओं का भी हल किया जा सकता। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी जागरूक किया जा रहा है लोगों को। प्राचीन संस्कृति में उपवन, गार्डन सिटी की संकल्पना थी, जिससे नगरवासियों को शुद्ध हवा मिलती थी, उन्हें पर्यावरण का ज्ञान था। गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में चिपको आंदोलन इसीलिए चलाया गया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था आंदोलन। और ये इसलिए चलाया गया था कि जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है वहां पे पेड़ पौधे काटे जा रहे थे,
तो वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा ने लोगों को इनके प्रति सचेत किया, जागृत किया और लोगों को पेड़ काटने से रोका। वो जब वो पेड़ काटते थे तो लोग उनको चिपक जाते थे, जो आंदोलनकारी थे वो चिपक जाते थे, उनको काटने नहीं देते थे। तो इस कारण से इस जो आंदोलन का नाम है वो चिपको आंदोलन पड़ा। पर्यावरणीय अध्ययन आज के युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के जैव अजैव घटक मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं वो बताना जरूरी है। पर्यावरण को का संतुलन और जैव मंडल की क्रियाशीलता अगर ये व्यवस्थित नहीं रहेगी, संतुलित नहीं रहेगी, तो मानव जीवन पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये सब कर भी मानव ही रहा है। तो इसलिए सभी मानव जातियों को, सभी मनुष्यों को इसके बारे में जागृत करना, बताना, प्रेरित करना ये जरूरी है, ताकि वो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके और उसको साफ सुथरा बनाए रह सके और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण देके जाए। पर्यावरण संरक्षण में जन जागरूकता की आवश्यकता है। तो पर्यावरण संरक्षण कोई एक आदमी का या सरकार का काम नहीं है, ये सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करे, उसको दूषित करने से रोके, दूसरे को रोके। तो हमें अपने वैदिक समय की जो है बातें बतानी जरूरी हैं कि कैसे लोग उस समय पर्यावरण के प्रेमी थे और संरक्षण किए हुए थे। पृथ्वी, आकाश, नदी, वृक्ष, वन, प्राण, सूर्य इत्यादि पर्यावरणीय स्रोतों को देवता तथा देवताओं के बराबर मानते थे, उनको पवित्र मानते थे, उनकी रक्षा करते थे। किंतु तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण ने और भोगवादी विचार ने, सोच ने सब चीज बर्बाद कर दी है। धीरे धीरे जो है हम उसको बहुत विकृत रूप देते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। तो ये पाठ जो है काफी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में पूरा हो पाएगा। तो आज जो है इसका पहला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला जो लेक्चर है उसमें हम पर्यावरण के विभिन्न स्रोतों का संरक्षण इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।